हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी एमपीजीके में बात की थी मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको वो वीडियो काफी पसंद आया होगा। साथ ही आपने अगर वहां के एमसीक्यू लगाए होंगे जो कि टॉपिक अभी पूरा ही नहीं हुआ होगा, या पुराने प्रश्न अगर आपने कभी देखे होंगे जो एग्जाम दिया है, तो आपने अनुमान लगाया होगा कि क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं जिस प्रकार से हमने पढ़ाया है। आज हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामान्य परिचय से संबंधित ये दूसरा वीडियो है, और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है यानी मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन या गठन के बारे में। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या बात की थी। पिछले वीडियो में हमने कहा था मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में जाना था कि मध्य प्रदेश का जो आकार है वह किस प्रकार का आकार है। मध्य प्रदेश का राज्य की पशु पक्षी वृक्ष पुष्प, साथ ही यहाँ पर हमने फसल, इनके बारे में बात की थी। मध्य प्रदेश के उपनाम के बारे में बात की थी। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों जो कि भारत, मध्य प्रदेश, अविभक्त भारत, अखंड भारत, इनके केंद्र बिंदु रहे हैं, उनके बारे में बात की। इसके बाद आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ सामान्य बातों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश के विस्तार के बारे में। सबसे पहले हम जाने कि मध्य प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विस्तार के बारे में, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से बनता है कि मध्य प्रदेश के विस्तार के बारे में बताइए। इसमें प्रश्न उठता भी है कि मध्य प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है। विस्तार का मतलब होता है यहां पर सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जब हम लंबाई की बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश के लंबाई एवं चौड़ाई के बारे में। तो ऊपर की ओर होता है हमारा नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे की ओर साउथ यानी कि दक्षिण, इधर की ओर ईस्ट यानी कि पूर्व, और इधर की ओर होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, इस प्रकार से। तो नॉर्थ से साउथ यानी कि लंबाई, और ईस्ट से वेस्ट यानी कि चौड़ाई। तो अगर आप मध्य प्रदेश को देख पा रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की जो लंबाई है यह मध्य प्रदेश की चौड़ाई की अपेक्षा कम है, यानी मध्य प्रदेश की चौड़ाई अधिक है और लंबाई कम है। तो बात यह आती है कि मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है और साथ ही मध्य प्रदेश की चौड़ाई कितनी है, इन दोनों चीजों को हमें देखना है। तो जब हम लंबाई की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर, यहां से यानी उत्तर से दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश की लंबाई है 605 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की चौड़ाई की बात करते हैं, पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, तो पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई है 870 किलोमीटर। डायरेक्ट रूप से यही प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के विस्तार के बारे में बताइए, यानी मध्य प्रदेश की लंबाई है 605 किलोमीटर, 705 किलोमीटर, 870 किलोमीटर या 910 किलोमीटर, इस प्रकार से आपका प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की लंबाई उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है और इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 870 किलोमीटर है। इसको नोट डाउन करते चलना। अब प्रश्न यह आता है कि मध्य प्रदेश के जो दूरस्थम जिले हैं, यानी कि दूरस्थम जिले से तात्पर्य मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरतम जिला, सबसे दक्षिणतम जिला, सबसे पूर्वी जिला और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। और यह भी डायरेक्ट रूप से प्रश्न बनता है कि बतलाइए मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो उत्तरी यानी कि सबसे उत्तरतम जिला जो कि यहां पर है, इसका नाम है मुरैना। इसे नोट डाउन करते चले। सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है? मुरैना। इधर की ओर है ईस्ट, तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पूर्वी जिले के बारे में। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर है आपका सबसे पूर्वी जिला जिसका नाम है सिंगरौली। ठीक है, इधर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इधर की ओर है वेस्ट, यानी कि सबसे पश्चिमी जिले की बात करते हैं, तो यहां पर है सबसे पश्चिमी जिला, इधर की ओर लिख रहा हूं, इसका नाम है अलीराजपुर। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? यहां पर है आपका सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर। यानी सिंपल सा मतलब यह है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण स्थान कौन सा है? तो सबसे दक्षिण स्थान है बुरहानपुर। सबसे उत्तरी स्थान, सबसे ऊपर की ओर कौन सा स्थान है? मुरैना। सबसे पूर्वी स्थान सिंगरौली,
और सबसे पश्चिमी स्थान अलीराजपुर। इसे नोट डाउन करते चलना। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। और सबसे दक्षिण पश्चिमी जिला कौन सा है, अलीराजपुर। अब देखिए यहां पर हमने दो चीजें देखी, विस्तार के बारे में और इसके साथ ही यहाँ के सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिलों के बारे में। यहां से जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में अब देखिए। प्रश्न बनता है मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी चौड़ाई है। तो आपने क्या लिखा, 870 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है। अब प्रश्न ये तो बनता है, साथ में ये भी प्रश्न बन सकता है कि सिंगरौली से लेकर अलीराजपुर तक मध्य प्रदेश की लंबाई बतलाइए। तो देखिए हमने बात की पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी यहां से लेकर यहां तक। और जब हम इन दोनों जिलों को देख लेंगे तो यही इसकी चौड़ाई रहेगी। तो सिंगरौली से लेकर अलीराजपुर तक भी इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, 870 किलोमीटर। क्लियर है। तो क्वेश्चन चाहे पूर्व से पश्चिम पूछा जाए या सिंगरौली से अलीराजपुर पूछा जाए, आंसर एक ही रहेगा, 870 किलोमीटर। दूसरी बात करते हैं। प्रश्न बनता है मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, या मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है। आपने आंसर लगा दिया 605 किलोमीटर। लेकिन अगर प्रश्न बन गया मुरैना से लेकर बुरहानपुर तक मध्य प्रदेश की कितनी लंबाई है, तो आपने क्या आंसर लगाओगे यहां पर, 605 किलोमीटर। वरना आप सोचते रहे कि ये तो बतलाया नहीं कि मुरैना से बुरहानपुर तक कितनी लंबाई है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिले हमने देख लिए, इसका मतलब पूरा यहां से यहां तक ही पूछा जा रहा है। तो हमारे यहां पर लगभग 2 से 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए जिनको हमने अभी तक देखा। अब बात आती है अवस्थिति के बारे में। अवस्थिति से मतलब है स्थिति, यानी कहां पर मध्य प्रदेश स्थित है। जैसे आपका घर, आप कहीं पर आपका पता बतलाते हैं ना कि आपका घर कहां पर है, तो आप बताते हैं इस गांव में या इस शहर में, इस गली या इस मोहल्ले में, इस नंबर पर है। तो ठीक इस प्रकार से जो हमारा मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की अवस्थिति क्या है, ये कहां पर अवस्थित है। यानी जब आप मध्य प्रदेश को भारत के मैप में देखेंगे तो हम कहां पर पहुंचे कि मध्य प्रदेश मिल जाए। तो साहब हमने कहा कि आप भारत के मैप में जाइए, कुछ इस प्रकार से हम समझते लेते हैं। तो हमने कहा कि आप भारत के मैप में जाइए और भारत के मैप में 21 डिग्री 6 मिनट पर पहुंचिए। तो ठीक है साहब, हम पहुंच गए। जब आप 21 डिग्री 6 मिनट पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग आपको देखने को मिलेगा। वह दक्षिणी भाग कौन सा रहेगा, सबसे दक्षिणी जिला यानी कि बुरहानपुर। इसका मतलब क्या है कि यहां पर मध्य प्रदेश का की जो अवस्थिति है यहां से शुरू होगी और कहां तक पहुंचेगी, मुरैना तक। तो मध्य प्रदेश की अवस्थिति की जब हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की अवस्थिति मैं यहां पर लिख रहा हूं 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये जरूर ध्यान रखना है। यानी यहां पर है आपका 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहां तक 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की अवस्थिति 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब साहब पूर्वी देशांतर की बात आते हैं। तो जब पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो यानी कि सबसे पहले हम अलीराजपुर की ओर पहुंचेंगे, सबसे पश्चिमी जिला है। तो यहां से लेकर यहां तक हम कवर कर देंगे। तो यहां पर मध्य प्रदेश की पूर्वी देशांतर की जब हम बात करते हैं तो 74 डिग्री 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट। मैं यहां पर लिख देता हूं 74 डिग्री 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश की अवस्थिति है। प्रश्न क्या बनता है अब देखिए, निम्न में से मध्य प्रदेश की अवस्थिति के बारे में सही कथनों को बताइए। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट है। ऑप्शन सी,
ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या आंसर लगाएंगे? ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। इस प्रकार से यहां पर प्रश्न बनते हैं। देखिए अधिकांश यहां पर मुझसे अभी तक प्रश्न पूछा गया, कई स्टूडेंट प्रश्न पूछते हैं कि सर हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन भूल जाते हैं। आपने भी ये सब देखा होगा और कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये भाव तो आता ही होगा कि पढ़ते तो बहुत है लेकिन भूल जाते हैं। देखिए मैं आपको बतला दूं कि दुनिया में जो सबसे अधिक पढ़ता होगा या कहें जो टॉपर भी है ना, वे भी यहां पर भूलता जरूर है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप इस भ्रम से निकल जाइए कि आप भूलेंगे नहीं या ये सिर्फ आपकी समस्या है। दुनिया में जो जितने भी विद्यार्थी है, टीचर है, सभी की ये समस्या है। यानी कि भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें आपका दोष नहीं है। भूलना श्राप नहीं है बल्कि भूलना वरदान है। क्योंकि अगर आप चीजों को नहीं भूलेंगे तो सोचिए आपने बचपन से अभी तक कितनी चीजों के बारे में देखा है। हो सकता है आपको नींद ही ना आए, इतनी सारी चीजें आपके माइंड में चलती रहेगी। तो भूलना श्राप नहीं है, भूलना वरदान है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर इस समस्या से हम कैसे निकले? तो देखिए इसका केवल एक रास्ता है, रिवीजन करना। अगर आप रिवीजन पर ध्यान देते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तो आप इस समस्या से निकल सकते हैं। रिवीजन किस प्रकार से करें? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि रिवीजन कैसे करें और रिवीजन कितना करें। क्योंकि आपने देखा होगा लगभग आप 1 महीने 2 महीने पढ़ने के बाद पुनः जब उस पहले टॉपिक को उठाते हैं जो पहला दिन पढ़ा था, तो आप उसको लगभग आधे से अधिक, क्या हो सकता है कुछ ही चीजें आपको याद हो, सभी चीजें भूल सकते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी गिरता है कि मुझे तो एग्जाम में ये चीजें याद नहीं होगी। लेकिन अगर आप शुरू से रिवीजन पर ध्यान देते हैं, अभी आपका एमपी जीके का ये दूसरा ही वीडियो है, अगर अभी से आप रिवीजन पर ध्यान देंगे ना, तो लास्ट जो हमारा वीडियो रहेगा एमपी जीके का, वहां तक आपका एमपी जीके इतना कंप्लीट हो जाएगा कि आप किसी को भी एमपी जीके पढ़ा सकते हैं। एमपी जीके क्या, सभी सब्जेक्ट आप इस प्रकार से कवर कर सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करने का सही तरीका क्या हो, इस चीज के बारे में हम बात करते हैं। साइकोलॉजी ये कहता है, यानी कि मनोविज्ञान ये कहता है, बहुत से यहां पर रिसर्च हुई, उसके बाद में ये जानकारी देखने को मिली कि अगर आप किसी चीज को 3 बार रिवाइज करते हैं और सही अंतराल में, यानी कि सही समय में अंतराल में इसको रिवाइज करते हैं, तो लगभग 80% चीजें आपको याद हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमने 2 वीडियो में मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को पढ़ा, हमने 100 फैक्ट पढ़े, एक अनुमान था। इसमें से 80 फैक्ट अगर आपको याद है, इसका 80% हो गया, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इतनी ही चीजें सभी को याद रहती है। तो अब सर प्रश्न उठता है कि इस 80% को कैसे किया जाए? इसका केवल एक तरीका है, रिवीजन सही समय पर करना। और वह सही समय क्या है? पहला रिवीजन आपका 1 दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। दूसरा रिवीजन होना चाहिए 7 दिन में, यानी कि 1 वीक में होना चाहिए। और तीसरा रिवीजन होना चाहिए आपका 1 महीने में, लगभग 30 दिन में। अगर आप इन 3 तरीकों से रिवीजन करते हैं, इन 3 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो ये मानिए आपको उस टॉपिक को लाइफ में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा के लिए वो टॉपिक आपको याद रहेगा। लगभग 80% आपको, या 70 से 80% याद रहेगा। साधारण भाषा में अगर हम यह समझने के लिए इसको देखें, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आप दिन में 5 घंटे पढ़ाई करते हैं। एक उदाहरण से हम देख रहे हैं, आप 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो इन 5 घंटों में आप 3.5 घंटे यहां पर रखिए पढ़ने के लिए, और जो आपका 1 घंटा है, इस 1 घंटे को रखिए रिवीजन के लिए। ठीक है, यहां पर आपने रिवीजन किया, लगभग 1.5 घंटे आपने रिवीजन के रखे और 3.5 घंटे पढ़ने के रखे। तो आपका ये हो जाएगा पहला रिवीजन, यानी कि 24 घंटे में आप उस चीज को पढ़ चुके हैं जो आपने कल पढ़ा था। जैसे कि आज आपने पढ़ाई की तो कल इसको रिवाइज करना है, तो 1.5 घंटे जब आप रिवीजन के रखेंगे तो कल उसको पढ़ ही लेंगे। इसके बाद क्या कीजिए कि अब 7 दिन, यानी कि मान लीजिए आपने सोमवार को ये टॉपिक पढ़ा था, तो संडे को, 6 दिन के बाद संडे को आप फिक्स कर लीजिए कि इस दिन मुझे कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। इस दिन केवल आप रिवीजन ही कीजिए, और आप जितना भी इन 7 दिनों में पढ़े हैं, 6 दिनों में पढ़े हैं, इसको रिवीजन कीजिए। अगले 7 दिन आपने रिवीजन किया, जब आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो लगभग आपका ये दूसरी बार रिवीजन हो गया। अब इसको आपको 30 दिन पर ले जाना है, यानी कि अगर 1 तारीख को कोई चीज आपने पढ़ी थी, तो 30 तारीख को आपको
पूरा 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का रिवाइज करना है। ये आपका तीसरी बार रिवीजन हो गया। इस तरीके से अगर आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो ये मानिए कि आपका कंप्लीट यहां पर एमपी, या कह सकते हैं जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक 70 से 80% हमेशा के लिए याद रह गया। उस समय तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, लेकिन बाद में आप देखेंगे 70-80% उस टॉपिक के बारे में आप जानते हैं। तो रिवीजन का क्या तरीका हो, अगर हम कहना पड़े कि पहला रिवीजन 24 घंटे में, दूसरा रिवीजन 7 दिन में और तीसरा रिवीजन होना चाहिए 1 महीने में। इस प्रकार से अगर आप करके देखेंगे तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रख सकता, आपको चीजें बहुत कम भूलने लगेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था यहां पर कि मध्य प्रदेश की अवस्थिति के बारे में जाना। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की भारत में स्थिति। भारत में स्थिति से तात्पर्य है यहां पर कि हमारा जो मध्य प्रदेश है इसकी भारत में क्या स्थिति है। जैसे आपके घर में क्या स्थिति है, आप घर में सबसे छोटे हैं, सबसे बड़े हैं, या कह सकते हैं कि आपके दोस्तों के बीच में आपकी किस प्रकार की स्थिति है, आप अधिक पढ़ने वाले छात्र हैं, कम पढ़ने वाले छात्र हैं। इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश की भारत में क्या स्थिति है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भारत के संदर्भ में जब हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। तो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। जनसंख्या के दृष्टिकोण से जब हम भारत के संदर्भ में मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश 2014 से 5वां बड़ा राज्य है। ठीक है, इसके बाद जब हम एसटी की जनसंख्या यानी कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, यानी कि यहां पर फर्स्ट। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की भारत में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में दूसरा स्थान है, जनसंख्या के आधार पर 5वां स्थान है, और एसटी की जनसंख्या में प्रथम स्थान है। आगे की ओर अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के निम्नतम स्थल के बारे में। निम्नतम स्थल से मतलब है कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थल कौन सा है, सबसे नीचे की ओर कौन सा स्थल है। तो यहां पर है, अगर आप, हो सकता है आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा हो, यहां पर आप मध्य प्रदेश में जब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, नदी घाटियों के बारे में, तो आप यहां पर देखेंगे यहां पर है एक घाटी जिसका नाम है नर्मदा सोन घाटी या नर्मदा भ्रंश घाटी क्षेत्र। तो नर्मदा भ्रंश घाटी क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे निम्नतम स्थल है, और ये डायरेक्ट रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थल कौन सा है, तो नर्मदा भ्रंश घाटी है। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि भारत का भी सबसे निचला स्थल है। कौन सा? नर्मदा भ्रंश घाटी। आगे की ओर है प्राचीनतम पर्वतमाला। प्राचीनतम पर्वतमाला से तात्पर्य है मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक पर्वतमाला है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। यह मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी फैली हुई है। यह मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको लिखते जाइएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने हैं। नेक्स्ट है नवीनतम पर्वतमाला। नवीनतम यानी कि सबसे नई पर्वतमाला। तो यहां पर है एक पर्वतमाला जिसका नाम है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। तो सबसे निम्नतम स्थल नर्मदा सोन घाटी या नर्मदा भ्रंश घाटी, प्राचीनतम पर्वतमाला विंध्याचल ये है, और नवीनतम पर्वतमाला सतपुड़ा मेकाल श्रेणी ये है। बात आती है सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है यहां पर। कहां पर होगा? जो सबसे पूर्व में स्थल है, और सबसे पूर्व में स्थल कौन सा है? अभी हमने क्या पढ़ा था यहां पर? सिंगरौली। तो सबसे पूर्व में है सिंगरौली, तो यहां पर सबसे पहले सूर्योदय होगा। सूर्यास्त कहां पर होगा? जो सबसे पश्चिम में स्थित है। सबसे पश्चिम में है अलीराजपुर, तो सूर्यास्त कहां पर होगा? इन फैक्टों को आप लिख लीजिए। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में कुछ चीजें नहीं रही। जैसे अभी यहां पर रहा मध्य प्रदेश के राज्यों के बारे में बात करेंगे। आप जब देखेंगे मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। इधर की ओर उत्तर प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, इधर की ओर महाराष्ट्र, इधर गुजरात और इधर की ओर राजस्थान। इन 5 राज्यों से मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले लगते हैं, इन सभी को हम देखेंगे जब हम मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, तब इसको आप काफी आसानी से रिलेट कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में आप तैयार रहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में, किस प्रकार से इसका गठन हुआ। तैयारी करते रहिए और एमपीजी के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।